हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। ये लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को कवर करेंगे। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने एक्रोनिम के मदद से याद करने का कोशिश किया था कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या है, जिसमें हमने AAA, SSS ये सब चीज़ पढ़े थे, ठीक है। हम लोग फिर सेकेंड लेक्चर में जो कि है आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखने का मन हो तो। उसमें फिर एक चीज़ था कि जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो हमें अवेलेबल हैं। एक AAA मैंने बताया, उसमें से एक A था अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो वो स्टेट का मतलब जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। स्टेट का एक क्लियर आइडिया तो होना चाहिए ना माइंड में हमारा। तो इस आर्टिकल के द्वारा ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्टेट के अंदर कौन कौन आएंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 का जो टाइटल है वो है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें क्या बोला गया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आएंगे। वो है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द यूनियन लेजिस्लेचर, वो आएंगे स्टेट के अंदर। ये थोड़ा सा मतलब हम लोग अच्छे, मतलब ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं कि हाँ ठीक है, यूनियन का लेवल ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर पार्लियामेंट हो गई, फिर उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, ठीक है, स्टेट के लेवल पे। फिर उनकी जो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गई। तो ये सारे चीज़ आएंगे। सरकार, स्टेट, एक तरीके से स्टेट को हम लोग सरकार समझते हैं, ठीक है। स्टेट इक्वल्स टू हम लोग गवर्नमेंट कर देते हैं। उसमें और दो आएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ एंड द अदर अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ अभी तक हम लोग समझते थे ये म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द पंचायत, ये सब हम लोग समझते थे लोकल बॉडीज़, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये लोकल बॉडीज़ के अंदर क्वालिफाई करते हैं। लेकिन सिर्फ यही लोकल बॉडीज़ नहीं होती है। लोकल बॉडीज़ मतलब लोकल अथॉरिटीज़ सिर्फ यही नहीं होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या फिर पंचायत सिर्फ यही नहीं होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं लोकल अथॉरिटीज़। और उनके बारे में अगर हमको पता करना हो कि लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आएंगे, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ पे यूज़ तो कर दिया गया आर्टिकल 12 में लोकल अथॉरिटीज़ टर्म, बट इसके बारे में बताया नहीं हुआ है कि लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आएंगे। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक जनरल क्लॉजेज एक्ट पास किया था 1897 में, ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट पास किया था 1897 में। और उस एक लॉ उन्होंने पास किया था जिसमें ना उन्होंने, जैसे कि एक नहीं होता है डिक्शनरी होता है जिसमें हम लोग सारा इस चीज़ को सारे वर्ड्स का मतलब बताया हुआ था डिक्शनरी में, उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने एक जनरल क्लॉजेज एक्ट पास किया था 1897 में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टर्म्स, वो लोग लॉज जितने भी पास करते थे ना, उनमें वो लोग बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करते थे। तो उस टर्म्स को उन्होंने कलेक्टिवली एक लॉ निकाल करके डिफाइन किया हुआ था। और इस जनरल क्लॉजेज एक्ट में सिर्फ लोकल अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन नहीं, बल्कि बहुत सारे और भी टर्म्स की डेफिनेशंस प्रोवाइडेड थी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसको लोकल अथॉरिटीज़ का जब इंटरप्रिटेशन करना होता है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना होता है, तो वो लोग भी जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 में जाकर के देखती है। तो इसका मैंने शॉर्ट वर्जन लिख रखा है जो भी दिया हुआ था लोकल अथॉरिटीज़ का डेफिनेशन। उसमें कौन कौन आएंगे, म्यूनिसिपल कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा विच आर लीगली, एक्सेट्रा में और भी था, कमिश्नर पोर्ट्स, ये सब चीज़ थे, या फिर जो भी अदर अथॉरिटीज़ विच आर लीगली इंटाइटल्ड टू कंट्रोल और मैनेज द म्यूनिसिपल और द लोकल फंड। लीगली इंटाइटल्ड, फॉर एग्जांपल हमारे जो PRIs हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। PRIs का अगर मैं बात करूँ तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा उन्हें ये अलाउ किया गया है, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स उनके अंडर डाले गए हैं, और उन्हें अलाउ किया गया है कि वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लोकल फंड को वो लोग मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लीगली इंटाइटल्ड है वो लोग। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि लोकल अथॉरिटीज़ में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर अगर हम अदर अथॉरिटीज़ का बात करें तो अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन से आएंगे, जितना ज़्यादा अदर अथॉरिटीज़ का वाइडर कॉनोटेशन होगा, उतना ज़्यादा हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को बढ़ावा इंक्रीज पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर XYZ, और मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है, अथॉरिटीज़ है, अगर X मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिर्फ X ही इस अदर अथॉरिटीज़ के अंडर आएंगी और Y और Z नहीं आएंगे, और ये तीनों कंपनीज़ हैं, और आप गए, मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और ये X ने ना आपके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मान लीजिए रिलीजन के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, Y and Z ने भी किया। अब ये XYZ है, ठीक है, अगर ये सिर्फ X इस इस अदर अथॉरिटीज़ के अंडर आ रही है, इस अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्वालिफाई होती है, सिर्फ और सिर्फ X ही क्वालिफाई होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस X कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और कंप्लेन कर सकते हो कि इस कंपनी ने आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 को वायलेट किया है, ठीक है, एक तो राइट टू इक्वालिटी को भी वायलेट किया है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल
और आर्टिकल 15 के अंतर्गत भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। बट ये जो है वाई और जेड कंपनी जो है वो अगर क्वालिफाई नहीं करती है अदर अथॉरिटीज़ के एम्बिट के अंदर, तो आप इनके खिलाफ, अगर मान लीजिए इन्होंने भी आपके साथ सेम चीज़ में डिस्क्रिमिनेट किया, बट आप इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये इन कंपनीज ने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर जितना ज़्यादा इस टर्म का, इस फ्रेज़ का, अदर अथॉरिटीज़ फ्रेज़ का जितना ज़्यादा वाइडर कॉनोटेशन का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देगी, उतना ज़्यादा हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप होगा वो इंक्रीज़ होगा। अब मैं बात करती हूँ अदर अथॉरिटीज़ के इसका, तो ये मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस हुआ था। बट इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन दिया करती थी अदर अथॉरिटीज़ की, तो वो बहुत ही लिमिटेड थी। बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इस फ्रेज के एम्बिट को थोड़ा बढ़ाया गया, ठीक है। और मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस जब हुआ और उसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अदर अथॉरिटीज़ क्या है, वो अदर अथॉरिटीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दोज अथॉरिटीज़ which are or that are created by the constitution or the statutory law and power conferred on them by the law। अब मान लीजिए ये XYZ आपने बात की, ठीक है, अथॉरिटीज़ की, हमने ये कंपनी लिया हुआ है हमने XYZ। अब ये X कंपनी है, Y कंपनी है, Z कंपनी है। अब X और Y मान लीजिए ये ऐसी अथॉरिटीज़ है ना जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया हो या तो कोई कानून के द्वारा उनको क्रिएट किया गया हो। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक, कोई कानून उन्हें बनाती हो, मतलब इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से आ रही है, वो कोई कानून उनके एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रही हो, उनके पावर्स को, ये सब चीज़ को, ठीक है। और पावर कन्फर्ड ऑन देम बाय द लॉ, और वो जो भी काम कर रहे हैं वो उन्हें कानून ने, मतलब उन्हें लॉ ने वो पावर दिया हुआ है, ठीक है, वो काम करने के लिए, ठीक है। जेड हमारे अभी बची हुई है, XY आ गए उसके एम्बिट में, तो वो जो होंगे ना वो अदर अथॉरिटीज़ के अंडर क्वालिफाई करेंगे और फिर वो भी स्टेट के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब मान लीजिए वाई जो थी, ठीक है, वो पहले तो नहीं क्वालिफाई होती, बट अब पता चला कि ये जो वाई है ना वो प्राइवेट, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो कोई लॉ के द्वारा बनाया गया है। और वो लॉ किसने बनाया होगा, या तो सरकार, मतलब या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा, कोई ना कोई लॉ से वो आ रही है। तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, और आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर उसने वायलेट किया तो आप जा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी क्वालिफाई करेगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब मैं बात करती हूँ टेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटैलिटी। धीरे धीरे फिर वैसे ही केस होते गए, बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये सेम चीज़ जाता था कि क्या ये अथॉरिटी फॉल करेगी अंडर दी टर्म अदर अथॉरिटीज़, और फिर क्या वो क्वालिफाई होगी एज ए स्टेट, ठीक है। तो फिर बार बार जो वो केसेस जाने लगे, तो एक केस आया RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें पता करना है कि कोई स्टेट वो क्वालिफाई करेगा अदर अथॉरिटीज़ के, मतलब कोई अथॉरिटी, मान लीजिए कोई अथॉरिटी मैं बोल रही हूँ, कोई कंपनी, कोई एंटिटी है, वो क्वालिफाई करेगी एज अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज़ के तौर पे, वो क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके मुताबिक इफ़ द स्टेट यूजेज द अथॉरिटी, या फिर मान लीजिए आप अथॉरिटी नहीं, अगर अच्छे से समझना हो तो आप मान लीजिए कंपनी X ले लीजिए अथॉरिटी की जगह, ठीक है। आप कंपनी X दिमाग में लेकर के चलिए कि मान लीजिए कि इफ द स्टेट यूजेज कंपनी X, मान लीजिए उस कंपनी X को स्टेट ने यूज़ किया है, कैसे, एज इट्स टूल और इंस्ट्रूमेंट, एक टूल और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे टू अचीव द पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स, देन येस वो अथॉरिटी जो X होगी वो स्टेट के तौर पे क्वालिफाई करेगी, और वो भी वायलेट नहीं कर सकती आपके फंडामेंटल राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता होगा कि हमारे जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, और उसको बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स को डिलीवर करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से एक एग्जांपल ले लीजिए PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको राशन बहुत सारे बांटने होते हैं, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंपनी X का नाम लिया, अब वो कंपनी X, मान लीजिए कोई सरकार है सेंट्रल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई स्टेट लेवल की कोई सरकार है कहीं की, वहाँ पे एक कंपनी X है, ठीक है, और सरकार ने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा इस कंपनी X को कि इस लोकेलिटी में आप प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो वो कंपनी X, सरकार ने उनसे कहा कि वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों को, तो वो कर रही है, वो अपने लोकेलिटी में कर रही है ये काम को। तो क्या है ये वो कंपनी X जो है ना एज ए इंस्ट्रूमेंट काम किया, स्टेट का हेल्प किया उसने, ताकि स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट एक ऑब्जेक्टिव है ना, तो वो उसको अचीव कर सके। इस चीज़ के लिए कंपनी X ने एक टूल और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम किया, हेल्प किया स्टेट का, ठीक है, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव।
तो ये हो गया। और अगर इस तरीके की कोई कंपनी है, कोई अथॉरिटी है जो कि हेल्प करती हो स्टेट को कि वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को, तो वो ज़रूर क्वालिफाई करेगी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी, अब उसमें भी बहुत सारे कुछ क्राइटेरियाज है जो कि आपको देखने होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी में। ये हम लोग देखेंगे 5 क्राइटेरियाज: शेयर कैपिटल टेस्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टेस्ट, वेदर द स्टेट हैज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और नॉट, स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली, पब्लिक फंक्शन टेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। शेयर कैपिटल टेस्ट, पहला क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत देर से हम लोग कंपनी एक्स लेकर के चल रहे हैं, कंपनी जेड लेकर के चलते हैं, ठीक है। कंपनी जेड, आपको पता होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज, सारी कंपनीज जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार है वो थोड़ी अच्छी कंपनी को देगी, और वो अगर कोई अच्छी कंपनी है जिनकी क्रेडिबिलिटी सब अच्छी होगी तो वो पक्का है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी। तो वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो क्या सुप्रीम जब भी केस आएगा, जब भी ये केस इन्वॉल्व मतलब जब भी कोई केस आएगा रिगार्डिंग कि क्या वो अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट में फॉल करती है कि नहीं करती है, तो कोर्ट्स के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। आप कैसे देखोगे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, स्टेट के सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट के एक एजेंसी के तौर पे काम करती है कि नहीं कर रही है वो वो कंपनी। तो आप शेयर कैपिटल टेस्ट देखो, क्या उस कंपनी के अंदर, वो जेड कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा शेयर्स स्टेट ने खरीद रखे हैं। अगर हाँ, तो वो कंपनी जेड जो होगी वो पक्का है कि स्टेट के अंदर आएगी, वो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर फॉल करेगी और फिर वो भी स्टेट के एम्बिट के अंदर आएगी। क्या फाइनेंशियल, फिर सेकेंड हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस टेस्ट, क्या वो कंपनी जेड, ठीक है, कंपनी जेड ले लो या फिर कंपनी वाई ले लो, कंपनी एक्स ले लो, जो आप लोग को लेना है, क्या वो कंपनी जेड वो अपने मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर कैसे मीट कर रही है, वो अपने मेजॉरिटी ऑफ द वो जो भी खर्चे कर रही है कैसे कर रही है, जो स्टेट के द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे, क्या उसके मतलब स्टेट के पैसे से, सरकार के पैसे से वो जेड कंपनी अपनी मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर को मीट करती है। अगर हाँ करती है तो वो पक्का है कि स्टेट के अंडर आएगी। वेदर द स्टेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, क्या वो कंपनी, अब हम वाई ले लेते हैं, क्या वाई कंपनी में स्टेट सरकार का, स्टेट को यहाँ पे हम लोग सरकार मान के चलेंगे, स्टेट का सरकार का क्या एक स्ट्रॉन्ग, डीप और परवेसिव कंट्रोल है? अगर है, मतलब उसके मैनेजमेंट में सरकार का बोलबाला है उस कंपनी में, तो पक्का है कि वो अदर अथॉरिटीज़ के मतलब वो अदर अथॉरिटीज़ में क्वालिफाई करेगी वो कंपनी वाई, और वो स्टेट के अंदर आएगी। मतलब वो वाई जो है कंपनी, वो कभी भी भूल करके भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप लोग जाइए आराम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके खिलाफ केस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पब्लिक फंक्शन टेस्ट, सॉरी पहले है डी, स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली। स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली क्या, अब हम लोग वाई कंपनी लेते हैं, हाँ वाई कंपनी लेते हैं, क्या वाई कंपनी को सरकार ने एक मोनोपोली दे रखा है किसी कोई फील्ड में? मान लीजिए कोई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, क्या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में वाई नाम की कंपनी को सरकार ने मोनोपोली दे रखा है कि आप ही देखोगे ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला काम, और कोई कंपनी नहीं देखेगा। तो अगर ये बात है तो पक्का है कि वो जो वाई कंपनी होगी वो अदर अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन के अंदर आएगी और वो स्टेट के टॉपिक क्वालिफाई करेगी। फिर पब्लिक फंक्शन टेस्ट, क्या अब हम लोग एक्स कंपनी लेते हैं, क्या एक्स कंपनी कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि पब्लिक हो नेचर में, ठीक है, मतलब मतलब मान करके चलिए पब्लिक इन द नेचर कि वो फंक्शन सरकार को परफॉर्म करना चाहिए था ऐसे तो, बट सरकार उस कंपनी को दिया हुआ है, एक्स कंपनी को दिया हुआ है ये फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और अगर कंपनी एक्स ऐसे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है जो कि पब्लिक है नेचर में, तो पक्का है कि वो अदर अथॉरिटीज़ के टर्म में आएगी और वो स्टेट के तौर पर क्वालिफाई करेगी। अब उसको इसको इरेज करना होगा आर्टिकल 13 को लिखने के लिए। आर्टिकल 12 में बस एक चीज़ और छूट गया था कि जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएगा कि नहीं आएंगे। जुडिशरी का अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती है जुडिशरी, जुडिशियल फंक्शन और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना, फिर वो जो एक्सपेंडिचर का खर्च वर्च देखना, इस तरीके के, तो वो सारे मैनेजमेंट फंक्शंस जो होती है। तो अगर जब जुडिशरी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करती है तो वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगी। मतलब कोई स्टाफ है जिस रिक्रूटमेंट हो रहा था स्टाफ का, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जब रिक्रूटमेंट किया जा रहा था जुडिशरी के द्वारा अपने स्टाफ का, तो उसमें कुछ अगर डिस्क्रिमिनेशन किया गया किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तब वो इंसान जुडिशरी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है कि देखो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है जुडिशरी के द्वारा। बट
जब जुडिशरी अपने जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है, फॉर एग्जांपल जब कभी भी कोई केसेस की सुनवाई होती है, जब वो जजमेंट्स दे रही होती है जुडिशरी, ठीक है, जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में जब वो जजमेंट्स दे रही होती है, केसेस को सॉल्व कर रही होती है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रही होती है, तब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि जुडिशरी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। नहीं, जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम करेगी तब वो फॉल नहीं करेगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 13 को देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहती है? इसकी टाइटल जो है आर्टिकल 13 का वो है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। वो लॉज वो लॉज की बात कर रही है आर्टिकल 13 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हो। ठीक है, उसकी वायलेशन में या फिर उसके डेरोगेशन में जो हमारे जो भी कानून, कोई भी कानून XYZ कोई भी कानून बने, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो वो सारे कानून के बारे में बात किया गया आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution। immediately before the commencement of the constitution इसका मतलब क्या है? पहले लाइन का क्या मतलब है? all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution। आपको पता होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 के बाद से हम लोग कहते हैं कि हाँ अब हमारा ये जो कमेंसमेंट डेट है वो क्या है? 26 जैन 1950 है। ठीक है, तो इमीडिएटली बिफोर, इसका लाइन का ये मतलब है कि कोई कानून 26 जनवरी 1950, मान लीजिए ये दिन, जिस दिन से हमारा संविधान कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, लागू नहीं लागू तो नहीं कहूँगी क्योंकि इनैक्ट तो हो गया था ये 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, कमेंसमेंट का अगर मैं बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 से कमेंस हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी कानून, ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर, जस्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे कानून का बात किया जा रहा है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। और उसमें क्या कहा गया है कि अगर वो कानून वायलेट करते हैं ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, तो वो जितना वो वायलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाओ, ये इस तरीके से देखिए आप लोग कि मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है कानून, ये मान लीजिए कि पूरा ये आपका एक लॉ है। ठीक है, अब वो लॉ का ये पार्ट, ये प्रोविज़न, ठीक है, लॉज में आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, ABCDE करके बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं लॉ में। अब मान लीजिए कि ये जो B वाला प्रोविज़न है ना वो वायलेट करती है, वो वायलेट कर रही है। ठीक है, वो पास किया गया है इमीडिएटली, मतलब हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पास किया गया था। किसके द्वारा पास किया गया था? अच्छा ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये लॉज इन फोर्स, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पास किया गया था, तो वो कौन पास किया होगा? ये लॉज इन फोर्स का जो डेफिनेशन है वो बताया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज B में बताया गया है कि वो कौन से लॉज का बात कर रहा है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का बात कर रहा है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का बात करता है, जिसमें कहता है कि वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जैन 1950 के पहले जो भी लेजिस्लेचर थे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, अगर उनके द्वारा कोई कानून बनाया गया है और अगर पाया गया कि वो कानून, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो कानून है, ये X नाम का एक कानून है, और पाया गया कि उसका B वाला जो प्रोविज़न है ना, उस X कानून में पाए जाने वाले B प्रोविज़न जो है हमारे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो ये पूरा कानून इनवैलिड नहीं होगा, ये पूरा कानून वॉइड नहीं होगा। इसको कहते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी। जितना वायलेट किया बस उतने को ही स्ट्रक डाउन करना। ठीक है, तो बस B वाला प्रोविज़न वॉइड होगा, बाद बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं वो वैलिड रहेंगे, वो चलते रहेंगे। तो यही बात कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, कि ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पाए गए कि वो वायलेट करते हैं, इफ वायलेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3, तो वो वॉइड होंगे। और वो कितने वॉइड होंगे वो डिपेंड करता है कि वो एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कितना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन से प्रोविजंस वायलेट कर रहे हैं, बस वही सारे प्रोविजंस वॉइड होंगे। ठीक है,
वॉइड होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। हमारे फंडामेंटल राइट्स को जितना जिस एक्सटेंट तक वायलेट करते होंगे उस एक्सटेंट तक ही वो वॉइड पाए जाएंगे, वो लॉज, पूरा का पूरा लॉज को नहीं स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब बात करती हूँ, यहाँ तक तो हमने देख लिया ये ऑल लॉज एंड फोर्स का डेफिनेशन भी दिया हुआ था कि इसका क्या मतलब है, वो 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है हमारा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जितने भी लॉज ये है ना, वो सब लॉज के ही बारे में बात करेंगे, और वो सारे लॉज, आर्टिकल 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉज का बात करेगा, और वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट से डील करते हों उन लॉज का बात करेगा। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का बात कर रहा था, कि जो हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाए गए। अब बाद में भी तो कुछ कानून बनेंगे, उनका क्या अगर वो वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उनके लिए है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या कहता है, ये जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई कानून बनाया गया और अगर पाया गया, पहला बात तो बनाना नहीं है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में यही बात कहा गया है कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन पार्ट 3। और अगर बाई चांस स्टेट ने ऐसा कानून बना दिया तो क्या होगा, अगर वो पाया गया कि वो जो कानून स्टेट ने बनाया है वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो वो भी वॉइड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, कितना कॉन्ट्रवीन कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सेम वर्ड से कितना ज़्यादा वायलेट कर रहा है। ये आप यही चीज़ इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है, कि वो अगर मान लीजिए अभी पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया और जो कानून पास किया पार्लियामेंट ने उसमें भी इस तरीके से प्रोविजंस थे, तो लेकिन इसमें बी वाला प्रोविजन नहीं, मान लीजिए कि इसमें ई वाला प्रोविजन पाया गया कि वो ये हमारे वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो बस ई वाला प्रोविजन स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही है, इसका ये मतलब है ना कि कितना वॉइड होगा, पूरा का पूरा कानून वॉइड नहीं हो जाएगा, स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा पूरे के पूरे लॉ को। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी जिसको कहा जाता है, वॉइड होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, जितना कॉन्ट्रवीन किया रहेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को उतना ही वॉइड होगा वो। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं बात करती हूँ ये हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में ये बात कहा गया है कि ये लॉज जो है ना, यहाँ पे ये जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि दैट स्टेट शेल नॉट, ये जो 13 क्लॉज 2 में बात किया गया है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का, ठीक है, कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ। अब ये लॉ में कौन कौन से लॉज आएंगे, किन के द्वारा बनाए गए लॉज आएंगे इसमें, तो इसमें कौन कौन से लॉज आएंगे वो बात बताया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में। लॉज इन फोर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में। और ये लॉज जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होने जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में। 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में बताया गया है। अब वो कौन कौन से लॉज हैं, वैसे तो ये जाहिर सी बात है कि कानून पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में पार्लियामेंट तो बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर तो बनाएगी, तो इनके बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये उनके द्वारा बनाए गए कानून भी आएंगे इसमें, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस, आपको पता होगा ना कि ऑर्डिनेंस निकालते हैं प्रेसिडेंट, ये जब रिसेस के जब पीरियड चल रहा होता है, जो कुछ हमारे पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं वो ये रिसेस में होते हैं, मतलब सेशन उनका नहीं चल रहा होता है तब, और बहुत ही इमरजेंसी कुछ कंडीशन आ गया है तो फिर वो ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट निकालते हैं। ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, बाई लॉ हो गया, रूल हो गया, रेगुलेशंस हो गए, फिर नोटिफिकेशंस हो गए, कस्टम्स हो गए और यूसेज। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सारे चीज़ ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है। मतलब ये लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, बट बार बार लेजिस्लेचर तो वैसे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है हमारे पार्लियामेंट, मतलब कितना ज़्यादा चल रहा है ये सब, तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार जो पार्लियामेंट है वो सेशन में बैठे और बार बार, मान लीजिए उन्होंने कुछ कानून बनाया उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो बार बार अगर मान लीजिए ये पार्लियामेंट ही काम करते रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा एक बर्डन हो जाएगा। और वैसे भी पार्लियामेंट तो अभी आप लोग देख ही पा रहे हो कि कैसे सेशन कैसे डिस्टर्ब हो रही है पार्लियामेंट की, तो इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला ये कॉन्सेप्ट है ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो कानून बनाया जाता है, बट वो एग्जीक्यूटिव जो भी कानून बनाएगी वो
अंडर द परव्यू ऑफ द पेरेंट लॉ, जो लेजिस्लेचर ने पहले बनाया रखा होगा उसके ही अंदर कुछ चेंजेस वेंजेस करने होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव एक नोटिफिकेशन निकाल देती है, रूल निकाल देती है, रेगुलेशन निकाल देती है, तो उसको कहते हैं, ठीक है। या फिर कोई कस्टम या फिर यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ द लॉ, कोई ऐसी परंपरा जो चलते आ रही है जो कि एक कानून के बराबर है, ठीक है, तो वो सब कानून के दायरे के अंदर आएंगे, वो सब लॉज के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है, अगर इसको सिंपल वर्ड में पहले आप लोग ये पढ़ लो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है ना कि ये जो 13 क्लॉज 4 है वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चाहे तो वो वायलेट भी कर सकती है, वो एब्रोगेट भी कर सकती है। इस तरीके से मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना, वो अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के द्वारा। और ये सब चीज़ बहुत सारे ओवर द पैसेज ऑफ द टाइम इवॉल्व हुआ, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया है, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है आफ्टर द गोलकनाथ केस, उसके बाद ये ऐड किया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये कहता क्या है कि आर्टिकल 368, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द स्टेट, जो 1 मिनट कॉल आ रहा है, हाँ, तो ये आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द स्टेट का बात करता है। तो उसमें क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है 368 का इस्तेमाल करके ही वो अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? तो उसका आंसर देता है आर्टिकल 13 क्लॉज 4, हाँ कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो होंगे वो लॉ, ये लॉ का बात किया गया ना यहाँ पे, ये लॉ के एम्बिट के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, वो लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ तक समझ में आया?